देखिए हम लोग जो अब बात करने जा रहे हैं वो है मेटलर्जी की। मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करेंगे कि मेटल क्या होते हैं, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल की, कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, अकरेंस कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, ये याद रखिएगा। अर्थ क्रस्ट क्या है, मेटल्स का मेजर सोर्स है अर्थ क्रस्ट। यानी कि जमीन के ऊपर, आपको पता है ये जमीन है और इसमें जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो है अर्थ क्रस्ट का। तो अर्थ क्रस्ट क्या है, मेटल्स का मेजर सोर्स है, यहां से आपको मेटल्स मिलेंगे। इसके बाद मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द मेटल कैसे हैं, क्वाइट रिएक्टिव, ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। और वो कैसे मिलते हैं, सो दे डू अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। कैसे मिलेंगे वो नेचर में फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। दे डू नॉट अकर, ठीक है, कैसे नहीं मिलेंगे फ्री एलिमेंट। तो क्या होगा, ये मान लीजिए आयरन था, तो आयरन का वो रिएक्टिव, उसने क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, आयरन ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। Hg था, Hg ने क्या करा, Hg2s सिनेबार बना लिया। ऐसे ही एल्यूमिनियम था, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये जितने भी मेटल्स है ना, ये आपका Hg क्या होता है, मरकरी, मरकरी हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे ही कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम क्या था, NaCl, ये इस फॉर्म में मिल गया। यानी कि मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स तो रिएक्टिव होते हैं। जब मेटल रिएक्टिव है तो क्या करेंगे, वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे ही नहीं, वो किसी दूसरे के साथ में जुड़े हुए मिल रहे हैं। हमारी अर्थ के ऊपर मेटल्स किसी दूसरे चीज एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो अगर कंपाउंड की फॉर्म में मेटल्स मिल रहे हैं तब क्या करें हम, भाई साहब ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। तब क्या होता है, ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, कुछ ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव हैं, ठीक है, फाउंड इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। अब फ्री जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। वो अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज पूरी दिखाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स आकर इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे और नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं। तो अब हम लोग आगे देखे हुए क्या बात हुई, आगे देखिएगा। तो ये बातें हमें पता चल गई कि भाई कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिल रहे हैं, कोई फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। यहां पे हम एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिनेरियो क्या है, जैसे हमारे एक टीचर थे, जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप मान लो कि आपने जो नदी के पास रेत मिलती, सैंड, उसमें जो चमकीली चमकीली चीज है अगर वो सिल्वर होती, मान लो, और आप कहते कि साहब हम सिल्वर लेने जा रहे हैं, सिल्वर मिल गई, भाई पता लग गया। अब चांदी तुम्हारी हो गई, तो तुम जाके उसे अगर बीनोगे पूरे दिन में जरा सी चांदी मिल पाएगी, और खाना तुम उससे ज्यादा खा जाओगे, पूरे दिन में मेहनत उससे ज्यादा लग जाएगी। तो क्या ये फायदे का सौदा है, नहीं है भाई। चांदी आपको मिली है 50 रुपए, खाना आप खा गए 500 रुपए का, तो बेकार सौदा था, पूरे दिन में आप इतने जरा से ले पाए। तो यही चीजें यहां पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अर्थ पे मिल तो रहे हैं कंबाइंड स्टेट में, लेकिन वो क्या है देखिएगा, उनसे हम फायदे से नहीं निकाल सकते। कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है हमें, मेटल तो निकल ही आएगा उसमें से, लेकिन क्या होगा, वो फायदे का सौदा नहीं होगा, उसमें पैसा ज्यादा लग जाएगा और मेटल निकले कम। मान लो तुम आयरन लेने गए और आयरन जब तुमने निकाला तो आयरन मिला तुमको कम और पैसा लग गया ज्यादा, मतलब 5,000 रुपए लग गए और 500 रुपए का तुम लोहा निकाल के लेके आए एक्सट्रैक्ट करके जमीन से। तो क्या होगा, इस कंडीशन में तुम्हें नुकसान होगा। तो यहां पे दो कंडीशन आती हैं, दो चीजें हैं, दो टर्म समझिएगा, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। The natural materials in which the metals or their compounds are found in earth are called minerals. मिनरल्स क्या है, खनिज और अयस्क हिंदी में कहते हैं। मिनरल्स क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं, इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स, या तो मेटल हो या उनके कंपाउंड हो, आर फाउंड इन अर्थ। अर्थ से निकाल रहे तो अर्थ में जिस रूप में पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल। और ऐसे मिनरल जिससे कम लागत में और ज्यादा अमाउंट में हमारा क्या मिल जाए, मेटल, उसे हम क्या कह देंगे, ओर कह देंगे। तो दोज मिनरल्स from which the metals can extracted conveniently
प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। समझ में आई बात? तो ओर्स और मिनरल की डेफिनेशन आपको यहां पे मिल गई। मिनरल्स क्या है? वो नेचुरल मटेरियल्स जिसमें मेटल्स मिल रहे हैं, उनके कंपाउंड मिल रहे हैं अर्थ में, जिस फॉर्म में मिल रहे हैं, जिस रूप में मिल रहे हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? मिनरल कह देते हैं। और कुछ ऐसे मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबली और कंफर्टेबली हम ज्यादा अमाउंट में क्या ले लें? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, उसे हम क्या कह देंगे? ओर कह देंगे। समझ में आई बात या नहीं? ओर और मिनरल समझ में आ गए? तो मिनरल्स और ओर अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अब यहां पे कुछ ऐसे ओर्स हैं जिनकी हम बात करें। लेकिन एक पॉइंट समझिएगा, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। यानी कि हमने कहा मिनरल थे, जरा ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि यहां पे हमारे ये सब क्या हैं? मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल। और मिनरल से क्या निकल रहा है? हमारा ओर निकल रहा है। हमने कहा जितना भी मेटल है, समझिएगा ध्यान से, जितना भी मेटल है अर्थ के ऊपर, वो जिस फॉर्म में, जिस रूप में मिल रहा है, उसे हमने क्या कह दिया है? मिनरल कह दिया है। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल जिससे कम लागत में, सरलता से और ज्यादा अमाउंट में, यानी कि कंफर्टेबली और प्रॉफिटेबली हम क्या करें? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, उन मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं? ओर कह देते हैं। तो ओर और मिनरल समझ में, इसलिए क्या कहेंगे? हर ओर एक मिनरल है, लेकिन क्या हर मिनरल एक ओर हो जाएगा? नहीं हो सकता। वही बात लिखी है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। पॉइंट पकड़ लिया? समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम आपको कुछ मिनरल्स और कुछ ओर्स के बारे में बात करेंगे और इन्हें आपको एज इट इज याद रखना है। ये एस्चांद है और एस्चांद से आपको हम सारी चीजें समझा रहे हैं। देखिए, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर और मरकरी, इनके बारे में बात करेंगे कि इनके ओर्स के नाम क्या क्या हैं। सोडियम के ओर का नाम है रॉक साल्ट, एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट, मैग्नीज पाइरोलोसाइट, जिंक के दो हैं कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड, आयरन का एक है हेमेटाइट, कॉपर के दो हैं क्यूप्राइट और कॉपर पाइराइट, मरकरी का एक है सिनेबार। जरा ध्यान दीजिए इनके फॉर्मूला के ऊपर। अब हम लोग किसके ऊपर आ रहे हैं? अब हम इनके फॉर्मूला के ऊपर आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, सोडियम जो मिल रहा है यानी कि रॉक सॉल्ट, किस का फॉर्मूला क्या है? NaCl। बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3.2H2। रट्टा मारना है इसको पूरा याद रखिएगा। पाइरोलोसाइड फॉर्मूला क्या है? MnO2। मैग्नीज का है, मैग्नीज ऑक्साइड है। कैलामाइन जिंक ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS। ठीक, ऐसे ही आयरन, आयरन का क्या है? हेमेटाइट, हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3। कॉपर के दो हैं क्यूप्राइट Cu2S, कॉपर ग्लैंस Cu2S, वहां Cu2O था, क्यूप्राइट Cu2O। सिनेबार क्या है? HgS, HgS। ठीक, समझ में आ गई बात? इस तरह से आपने देखा कि ये जो ओर्स थे, ये सारे 7 ओर्स और इनके फॉर्मूलाज डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन बना के पूछते थे कि इस ओर का नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन्हीं से, हमको क्या करना है? हमें इन्हीं ओर्स से हमें क्या निकालना है? हमें मेटल निकालना है। इन्हीं ओर से मेटल निकालना। मेटल क्या है? सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया और हमारा Hg यानी Hg कौन? मर्करी। ठीक, इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। आप अगर और गौर से देखें तो हमारे कुछ और जो हैं वो क्या है? क्लोराइड फॉर्म में, उसमें NaCl आ गया। ठीक है, ये क्या है? क्लोराइड की फॉर्म में मिलते हैं। कुछ और किस फॉर्म में मिल रहे हैं? क्लोराइड। कुछ और देखिए तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहे हैं, कुछ और कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहे हैं, कुछ और सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे ओर्स के फॉर्म दिख रहे हैं? देखिए, इसके अलावा तो नहीं है। क्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, इतने ही और दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो हमारे जो ओर्स हैं उनको अगर आप गौर से देखें तो इस फॉर्म में ही हमें मिल रहे हैं। या तो क्लोराइड मिलेगा, या ऑक्साइड मिलेगा, या कार्बोनेट मिलेगा, या सल्फाइड मिलेगा। आइए देखें फिर
इनको हम कैसे इनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को। आइए सबसे पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। सबसे पहला काम होता है, हम जो ओर मिला है जमीन से खोद के हमने निकाला है ना उसको, तो जमीन से जब मिला तो उसमें इंप्योरिटीज हुई, उसे साफ करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेटल को निकालना पड़ेगा, फिर मेटल को प्योरीफाई करना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी इनरिचमेंट ऑफ ओर। हम क्या करेंगे, जो भी ओर मिलता है जमीन से हमने निकाला, उसको निकालने के बाद हम उसे क्या करते हैं, क्रश कर लेते हैं, और पीसने के बाद उसको हम कई प्रोसेसेस से हम इसको प्योरीफाई करेंगे या कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसमें ग्रेविटेशनल सेपरेशन आता है, पहला आ जाता है ग्रेविटेशनल सेपरेशन। ग्रेविटेशनल सेपरेशन में क्या करते हैं, हम ग्रेविटी के रूल फॉलो करते हैं। हमने उसको क्रश किया और क्रश करने के बाद हमने उसको इस तरह से एक स्लोप के ऊपर ऐसे बना हुआ, इसके ऊपर यहां से हमने इसको जो भी क्रश पार्ट था उसको हम यहां पे डालेंगे और पानी साथ में डालेंगे। तो क्या होगा, भारी भारी चीजें जो होंगी, हैवी मटेरियल्स, वो नीचे आ जाएंगे और जो हल्के हल्के होंगे वो ऊपर यहाँ पे रुक जाएंगे। समझ में आया, ये ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड था। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन आता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम, जैसे अगर हमें आयरन का कोई ओर चाहिए, आयरन को कंसंट्रेट करना, तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या करते हैं हम, जैसे चक्की हमारे यहाँ होती है आटा के लिए, जैसे गेहूं जब पिसवाने के लिए जाते हैं तो चक्की होती है, उसके ऊपर एक वो लगा होता है रबर का पूरा एक, ठीक, ये पूरा लगा हुआ और ये ऐसे घूम रहा होता है। आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐसे ही अपने मिनरल को तो क्रश तो कर ही लिया आपने, क्रश करने के बाद आपने इसमें डाला यहां से, और ये जो गोले हैं ना, ये मैग्नेट के हैं। जब आप इसमें डालोगे तो ये आगे बढ़ेगा, यहां पे जो मैग्नेट होगा वो इस पट्टे से चिपका रह जाएगा, ठीक, और जो तुम्हारा मैग्नेट नहीं होगा वो चिपकेगा नहीं, तो जो नहीं होगा वो यहां गिरेगा और जो मैग्नेट होगा वो चिपक के यहां गिरेगा। समझ में आई बात? इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते हैं। ऐसे ही फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता है, फेन प्लवन विधि। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में क्या करते हैं, हम चीड़ का तेल ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, तेल में भिगा देते हैं मिनरल्स को, जो सल्फाइड होंगे वो तेल में भीग जाएंगे और यहां पे हम इसमें एयर पास कराएंगे। अंदर जब एयर पास होगी तो क्या होगा, झाग बनेगा, तो जो सल्फाइड ओर्स होंगे वो भीग जाएंगे और वो झाग के साथ में ऊपर तैरते रहेंगे तेल में, और जो बाकी उसमें गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। जो गंदगी होती है उसे गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गंदगी को? गैंग, GANGUE, गैंग। अब जरा देखेंगे, अभी यहाँ सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये चीजें यहां नहीं मिलेंगी, एस्चान में ये नहीं है, सिर्फ ये हेडिंग है। जो अभी हमने 3 चीजें आपको बताई हैं ये एस्चान में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ हेडिंग है, लेकिन हमने आपको समझा दी, इग्नोर करिए क्योंकि 7th और 8th क्लास का टॉपिक है ये, जो आपको नहीं आता था, कोई बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन में देख लीजिए, जरा सा कंसंट्रेशन को पढ़ लेते हैं, फिर अगला पार्ट के ऊपर आते हैं। देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर में देखिए 3 स्टेप है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर था, हमने बता दिया कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब ओर को किस में बदल देंगे, मेटल में बदल देंगे, उससे मेटल निकाल लेंगे और फिर जो ओर मेटल आएगा उसको क्या करेंगे, रिफाइन कर लेंगे, साफ सुथरा करके बिल्कुल प्योर मेटल निकाल लेंगे। पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इस हेडिंग के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मेन है जो हमें याद रखना है। इसमें क्या करते हैं, द अनवांटेड impurities like sand, rocky materials, earthy particles, limestone, mica present in an ore is called gang। समझ में आई बात? अभी हमने बताया गैंग कहलाते हैं, आगे बात ये नहीं, ठीक है। तो क्या है, the method used for removing gang from ore depend on some difference in physical properties or chemical properties of ore and gang। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम वो 3 स्टेप अपनाएंगे, या तो ग्रेविटेशनल सेपरेशन करेंगे, या मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, या फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का यूज करेंगे कंसंट्रेशन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप के ऊपर आते हैं और क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब हम मेटल में इसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है बिल्कुल, ठीक है।
तो इसको इसमें बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें 2-4 पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। उन पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, और रिएक्टिविटी सीरीज हम आपको बता भी चुके थे। ये रिएक्टिविटी सीरीज उससे मेटल की, इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, ठीक, क्या बताया था? पॉप स्टार कैन मेक ऑल जेब्रा इन टाउन लाइक हिज मेटल कार सीट, है ना? तो ये यहाँ पे आपको पूरा ये है, पॉप स्टार कैन मेक ऑल जेब्रा इन टाउन लाइक हिज मेटल कार सीट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए मेटल्स जो हैं, जब रिएक्टिविटी सीरीज में देखा हमने, इन मेटल्स को हमने उनकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग रखा। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल थे उनको ऊपर, और जो कम रिएक्टिव मेटल थे उनको नीचे रखा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर रखे हुए हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। इनको हम कैसे निकालेंगे? इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मॉल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स की। मॉल्टन ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके मॉल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड की फॉर्म में हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे और सीधा सीधा हमारा मेटल निकल आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि इससे कम रिएक्टिव है, जैसे Zn हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया। Pt मतलब प्लेटिनम, Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो नेटिव स्टेट में ही मिल जाएंगे। बात यहां फंस जाती है, इनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें? इनको एक्सट्रैक्ट करने से पहले 2 और 3 पॉइंट हम पढ़ देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आपने कहा जिंक जो है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन करेंगे तो क्या है, कॉपर आएगा और मैग्नीज, 2 चीजें यहां नहीं लिखी है, जरा ध्यान दीजिए, हम उनको बता देते हैं। क्या कहा हमने? हमने कहा मैग्नीज जो होता है Mn, ये भाई साहब जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर जो है वो मैग्नीज से कम रिएक्टिव है। कॉपर एक कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। और हमें क्या कराना है? हमें रिडक्शन कराना है। हमें क्या कराना बच्चा? रिडक्शन कराना। रिडक्शन कराने के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक। अगर जिंक ले लें, आयरन ले लें, लेड ले लें, ये ले लें और ये ले लें, तो हम क्या करेंगे? कार्बन का यूज कर लेंगे कोक की फॉर्म में। वो क्या करा देगा? रिडक्शन करा देगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनके वो निकल जाएगा, बाकी आपका मेटल दे देगा। तो बड़ा सही था, मजा आ गया था। ऑक्साइड्स का किसका करेगा रिडक्शन? ऑक्साइड्स का। लेकिन हमारे पास सब ओर्स मिलते हैं 3-4 तरीके के, कई वैरायटी। कौन कौन? हमने कहा क्लोराइड्स हैं, हमारे पास सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं और फिर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड वालों का तो कार्बन कर सकता है, लेकिन अब आते हैं कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, और जो क्लोराइड्स थे ना, क्लोराइड्स वगैरह को तो भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कर लेते हैं। पहले हम यही वाला पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़े। लेकिन हम ये बता देते हैं कि एल्युमिनियम का यूज करेंगे मैग्नीज के लिए, यानी रिडक्शन करेंगे जब हम मैग्नीज का MnO2, तो MnO2 के लिए हम एल्युमिनियम को लाएंगे रिडक्शन करने के लिए, याद रखिएगा। और कार्बन जो है वो जिंक से ऊपर है, तो जिंक को अगर रिडक्शन कराना होगा जिंक के ऑक्साइड का, तो हम कार्बन का यूज करेंगे। दो इट इज अ नॉन मेटल, फिर भी ये रिडक्शन करा देगा। समझ में आ गई बात या नहीं? और एक बात और है, क्या है? Another point to be noted is all and एक मिनट that tin is more reactive than lead. tin जो है Sn, ये lead से ज्यादा रिएक्टिव है। इन पॉइंट्स को पकड़ लिया। तो हमने क्या कहा? मैग्नीज मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम पाउडर, नॉट कार्बन। मैग्नीज क्या है और जिंक क्या है? देखिए, मैग्नीज मेटल लाइज जस्ट अबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हमने कर दिया मैग्नीज को, दिख रहा है, जिंक के ऊपर दिख रहा है। और कार्बन हमने कह दिया, कार्बन का यूज कहां करेंगे? हम रिडक्शन के लिए करेंगे। और कार्बन इज लेस रिएक्टिव, मैग्नीज के लिए कम रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे? एल्यूमिनियम का यूज करेंगे। और कार्बन का यूज कहां करेंगे? जिंक को, which is non-metal and more reactive than zinc. It can be placed just above zinc in the reactivity series. तो कार्बन का हम यूज कर लेते हैं, कार्बन को हम जिंक से ऊपर रखेंगे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो कार्बन का हम यूज करेंगे।
और कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड ऑल अदर मेटल्स जस्ट बिलो जिंक। समझ में आ गई बात? यानी इन पॉइंट्स को पकड़ लिया, बस हमें इन पॉइंट्स को याद कराना था। याद कर लिया? ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है, ये पॉइंट याद हो गए। क्या क्या पॉइंट थे? हमने कहा रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो वो है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक मेटल वो है जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो बीच के हैं, और एक वो मेटल है जो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, बिल्कुल मरे हुए के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। जो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो वो तो नेगेटिव स्टेट में ही मिल जाएंगे। जो हाईली रिएक्टिव हैं उनका हम क्या करेंगे, उनके क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स का क्या करेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उनको निकाल लेंगे। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उनका हम उनके ऑक्साइड्स का रिडक्शन करा देंगे। उनके ऑक्साइड्स का क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। और रिडक्शन कराने के लिए भाई अपने पास 2-3 तरीके हैं। या तो हम कोक का यूज कर लें इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ कोक, हम उससे रिडक्शन करा दें। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कार्बन से तेज हैं, उनका रिडक्शन हम कार्बन के थ्रू नहीं करा सकते, तो उनका हम एल्यूमिनियम से करा देंगे। जैसे मैग्नीज हो गया, उसका रिडक्शन हम एल्यूमिनियम से करा देंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? जरा सी भी नहीं। बाकी चीजें अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतना हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या कुछ और आपको करना है तो उसे कर लीजिएगा। वीडियो तो बनी रही है, पॉज कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल। हमने बता दिया अभी आपको, हम रिडक्शन ही करा रहे हैं सर, और रिडक्शन कराएंगे प्रेजेंट इन द ओर, कंपाउंड्स का जो कि ओर में प्रेजेंट है। तो अब सबसे पहले हमने बात करी हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। तो 3 कैटेगरी में बांटा था। एक ऐसे मेटल थे जो हाईली रिएक्टिव थे, एक थे मॉडरेटली रिएक्टिव, और एक थे लीस्ट रिएक्टिव। समझ में आई? तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स को देखते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड हाई अबव द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इनका हम क्या कराएंगे, अभी बताया हमने, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट कराएंगे? सीधा क्या करेंगे, इसका इनके क्लोराइड्स का या ऑक्साइड्स का मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। ठीक, देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन। कार्बन से नहीं हो सकता, तो क्या क्या करेंगे, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। उनके मोल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन करा देंगे। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अब क्लोराइड्स इनके कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो ये देख लेंगे। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स which is placed up in the reactivity series are extracted by the electrolysis of their molten chlorides or oxides। आइए देखें कौन कौन से इनके क्लोराइड्स हैं, और 2-3 पॉइंट जो हमने अभी यहां पे स्किप करे हैं उसको हम अभी देखेंगे। पहले इनके क्लोराइड्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे NaCl, पहले हम NaCl से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, फिर अभी ऊपर आएंगे। आपने कहा कि साहब हम NaCl की बात करें, NaCl की, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराना, बहुत सिंपल सी बात। इनका क्या करेंगे, इनकी मोल्टस यानी पिघले हुए स्टेट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, एक कैथोड होगा, ठीक है, एक एनोड होगा, ठीक है, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, बेचारा ये टूट जाएगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा और Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। भाई जैसे ही करंट पास कराओगे टूट जाएगा। तो Na जो है सोडियम, ये क्या हो गया, कैटायन हो गया, ठीक, ये कैटायन है, ये किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। क्लोराइड क्या है, एनायन है, ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। एनोड क्या होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैथोड क्या होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रही मेरी बात, बिल्कुल सही से। अब देखिए क्या होगा, ये बेचारा सोडियम पहुंचेगा कैथोड के पास कि साहब हम आ गए। कैथोड कहेगा ठीक है तुम आ गए, तुम आयन की फॉर्म में हो, सोडियम आयन है,
तो कहेगा ठीक है, लो एक इलेक्ट्रॉन लो और बन जाओ तुम सोडियम मेटल। ठीक, ऐसे ही क्लोरीन भाई साहब कहेंगे साहब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ज्यादा है, कहेंगे कोई बात नहीं, ज्यादा है, तुम आओ हमारे पास, तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो हमको। सोडियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, किससे लिया, कैथोड से लिया। और क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दिया, एनोड को दिया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो भाई साहब को एनोड को दे दिया। अब ये अभी क्लोरीन इकलौता अकेला रह नहीं सकता, तो वो दो क्लोरीन कहेगा मेरे दो इलेक्ट्रॉन ले लो, ताकि हम गैस की फॉर्म में आ जाएं। इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, एनोड को दिए, एट एनोड। इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, लिए, किससे लिए, कैथोड से, एट कैथोड। समझ में आ रही बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, जरा सी भी हो तो बोल दीजिएगा। तो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन दिए, और जब कभी आप किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आपका क्या होता है, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया भैया, आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहां क्या हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो याद रखिएगा जो कैथोड है इट एक्ट्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैथोड कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई, पकड़ लिया पॉइंट। तो मेटल कहां बनेगा, कैथोड के ऊपर। गैस कहां निकलेगी, क्लोरीन क्या है, गैस है, गैस कहां निकलेगी, एनोड के ऊपर। पॉइंट समझ में आया या नहीं, नहीं है, आगे समझ में, बिल्कुल सही से। आइए फिर देखते हैं। तो हम वापस पहुंचते हैं अपने उसी पॉइंट के ऊपर और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। यहां पे देखिए, आपने कहा कि साहब इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कराया जाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होगा, द मोल्टन ऑफ मोल्टन सॉल्ट द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। बस वही तो बात है, ये कहां मेटल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैथोड के ऊपर। भाई अभी तो दिखाया मैंने, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये मेटल्स कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैथोड के ऊपर हो रहे हैं। तो कैथोड कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैथोड कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलिए भाई। आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे यही बात हो गई कि आपने कहा कि साहब ये हो गया, और यहां पे व्हेन मोल्टन मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्योर मेटल इज प्रोड्यूस। फिर से वही बात आ गई, प्योर मेटल कहां प्रोड्यूस हो रहा है, एट कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। और गैस कहां निकल रही है, गैस कहां निकल रही है बेटा, एनोड के ऊपर, बताया अभी हमने आपको। तो गैस कहां निकल रही है, ये देखिए, ठीक। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर निकलेगी, ठीक। चाहे क्लोरीन गैस हो चाहे ऑक्सीजन गैस हो, दोनों कहां पे निकलेंगी, एनोड के ऊपर, अभी हमने बताया। अब यहां पे इस पॉइंट को पकड़िएगा और ये बात बस दिमाग में रख लीजिएगा जो अब तक हम लोगों ने पूरा पढ़ा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स, whereas aluminium is extracted by the electrolysis of its molten oxide। बाकी सब तो चलो ठीक था, कौन था, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या थे, इनके क्लोराइड्स थे। वो सब तो उनके एक्सट्रैक्ट होंगे उनके क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस से, लेकिन एल्यूमिनियम उसके ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, Al2O3, याद है। आइए इसको भी हम करके दिखा देते हैं। यहां पे देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ये मॉल्टन स्टेट में जैसे ही आया, आपने इसमें दोनों इलेक्ट्रोड लगाए, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मॉल्टन स्टेट में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है,
कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड। अब जैसे ही ये टूटेगा इलेक्ट्रोलिसिस से, ये टूटेगा तो एल्यूमिनियम 3+ की फॉर्म में आता है और ऑक्सीजन 2- की फॉर्म में आता है। तो यहां पे आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो है Al3+ की फॉर्म में आ गया और ऑक्सीजन O2- की फॉर्म में। अब ये क्या करेगा? ये भाई पहुंचेगा किसके पास? कैथोड के पास कि साहब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन कम। एल्यूमिनियम क्या कहेगा? कहेगा साहब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन कम। कहेगा ठीक है यार, तुम 3 इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे और बन जाओ तुम एल्यूमिनियम मेटल। नहीं समझे? और ऑक्सीजन क्या कहेगा? ऑक्सीजन कहेगा साहब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। कहेगा ठीक है, जब ज्यादा हैं तो तुम ऐसा करो हमें दे दो, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा। लेकिन फिर वही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन देने पे बेचारा बनेगा 1 ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन देने पे क्या बन जाएगा? 1 ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन हमें तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रखना होता है ना, तो 2 टाइम्स ये ले लेंगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा बेचारा। कहेगा ठीक है लो, हो गया काम। तो इसने इलेक्ट्रॉन जिसको दिए, मतलब क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो जाता है कहां पे? कैथोड पे। बिल्कुल वैसे जैसे अभी आपने कहा सोडियम वाले केस में, सोडियम वाले केस में कैथोड एक्ट कर रहा था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऐसे ही एल्यूमिनियम वाले केस में कैथोड एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सेम। ऑक्सीजन गैस कहां निकल रही है? एनोड के ऊपर। ऑक्सीजन गैस कहां निकलेगी? एनोड। जैसे वहां क्लोरीन गैस निकल रही थी कहां? एनोड के ऊपर। क्लियर? आइए वापस आ जाते हैं। ये तो बात हो गई हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। देख लीजिए साहब, इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है। यहां अगर आप गौर से देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बिल्कुल वैसे ही दिखाया हुआ है। 2 सोडियम ले लिए, क्लोरीन ले लिया, अलग अलग तोड़ के दिखा दिया, कैथोड और एनोड के ऊपर रिएक्शन करा के दिखा दिया। इन्होंने 2 टाइम्स ये, क्योंकि क्लोरीन हमने यहाँ 2 ले लिए थे तो उनके साथ 2 तो ये भी लेना पड़ेंगे, NaCl 2 भी ले, तो इसलिए उन्होंने पूरा ले लिया। वही रिएक्शन है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। यहां कुछ पॉइंट पकड़ लीजिएगा जो आपको याद रखना है। क्या? आपको जो याद रखना है वो ये, प्लीज नोट, जस्ट लाइक सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय मॉल्टन पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम मेटल कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में रहेंगे। इन सबके क्लोराइड्स होते हैं, तो याद रखिएगा इनकी मॉल्टन स्टेट में इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ और सीधा मेटल पाओ। और बिल्कुल ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए हमने बता दिया था, एल्यूमिनियम के क्या होंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक। बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही तो होता है बॉक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सिंपल था, सब चीजें याद हो गई होंगी, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हो उसको यहीं से। यहाँ देख लीजिए एल्यूमिनियम के इन्होंने अलग अलग रिएक्शन दिखाई है कैथोड और एनोड के ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। अब किसका हम एक्सट्रैक्शन करेंगे? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का। अभी तक कौन थे वो? हाईली रिएक्टिव थे। मॉडरेटली रिएक्टिव में हमने आपको 2-3 बातें याद कराई थी अभी। क्या कहा था? मैग्नीज जो होता है वो एल्यूमिनियम से रिड्यूस होगा। कार्बन जो है वो किसको कर देगा? जिंक और उसके नीचे वालों को रिड्यूस कर देगा। लेकिन हमने फिर भी एक बात बताई थी, हमने कहा था आपको जो ओर्स मिलते हैं वो 3 या 4 तरीके के मिलते हैं, या तो क्लोराइड्स होते हैं, या सल्फाइड होते हैं, या कार्बोनेट होते हैं, या ऑक्साइड होते हैं, ठीक। ओर्स जो मिलते हैं वो हमें 3-4 तरीके के मिलते हैं, या तो क्लोराइड्स होंगे, या सल्फाइड होंगे, या कार्बोनेट होंगे, या ऑक्साइड होंगे। क्लोराइड वालों का तो काम लगाया है ऊपर ही, मॉल्टन स्टेट में लाओ, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ और खत्म करो। एल्यूमिनियम तक का खेल हम कर आए थे। अब एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज को कैसे करेंगे? मैग्नीज का रिडक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जिंक का रिडक्शन कराएंगे हम कार्बन से, इन द फॉर्म ऑफ कोक। अब जरा समझिए, एक पॉइंट और पकड़िएगा। पहले हम मैग्नीज नहीं देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में है, जैसे ZnCO3, या ऑक्साइड की फॉर्म में है ZnO। तो कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकते हैं। हमारे पास जो मेटल्स हैं
वो इस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो कार्बोनेट सॉरी ZnS जिंक सल्फाइड कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे या सल्फाइड की फॉर्म में। अब भाई साहब कार्बन जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लेते हैं, जब हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, बेटा सुनिए, जब हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, वो भाई साहब कहता है कि साहब हम तो सिर्फ ऑक्साइड से ही करेंगे रिएक्शन। कार्बन क्या कहता है, हम सिर्फ ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, और अपने पास है कार्बोनेट और सल्फाइड। तो पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को हम किस फॉर्म में ले आएंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में ले आएंगे। और कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड की फॉर्म में लाने के लिए दो प्रोसेस का यूज करते हैं। वो दो प्रोसेस हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, भर्जन और निस्तापन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन का मतलब है, देखिए याद रखिएगा, सी कार्बोनेट ओर्स के लिए क्या कराएंगे हम, कैल्सिनेशन कराएंगे। क्या कराते हैं जरा देखिए, आपने कहा ZnCO3 था, जिंक कार्बोनेट था, इसको क्या करिए एक डिब्बे में बंद कर लीजिए। भट्टी है बेसिकली ये, ठीक है, फर्नेस। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां सिर्फ एक डिब्बे का एग्जांपल लेके कर देते हैं, और इसे गर्म करिए, और इतना गर्म करिए कि ये पिघले ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नीचे तक गर्म करिए। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं लगाई हमने, और गर्म करना शुरू कर। जब गर्म करेंगे तो भाई साहब इसका क्या होगा, इसकी हालतें बुरी हो जाएंगी। जिंक कहेगा भाई साहब मेरी कार्बन डाइऑक्साइड निकली जा रही है और निकल गई, नहीं समझे बात, क्योंकि गर्म कर, और जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई इसकी, समझ में आया। इस प्रोसेस कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या हुआ, कार्बोनेट ओर्स के लिए जो प्रोसेस करा जाता है, यानी कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में बदलने के लिए प्रोसेस किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में करते क्या है, हम कार्बोनेट ओर्स को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करते हैं। इतना गर्म कर देते हैं कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और सिर्फ ऑक्साइड वो बचाते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। अब आता है भून देना, रस्टिंग, ठीक है, भर्जन, रोस्टिंग करेंगे, रोस्ट कर देंगे, भून देंगे। क्या कर रहे हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड के लिए करेंगे, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड है। इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ी बहुत हवा को आने देते हैं, कहते साहब तुम हवा थोड़ी बहुत आ जाओ, परेशान ना हो, लेकिन हवा की जो अमाउंट है वो कंट्रोल्ड वे में रखेंगे, नहीं कि सारी हवा ही हवा आने लगे, पूरा माल आंधियां चले। कंट्रोल्ड वे में हवा को रखेंगे, एयर को, और काम वही करेंगे, गर्म करेंगे। जब एयर आ जाएगी कंट्रोल्ड वे में तो क्या करेगी, वो एयर की ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्शन करेगी, और जब रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल गई, जिंक ऑक्साइड फिर बन गया। इसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग। नहीं समझ में आई बात, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें जरा सी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि याद भी हो जाए हमको। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, देखिए, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। आप देख लीजिए हो रहा है, यही चीज अभी हमने लिखी थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर, याद रखिएगा ये कार्बोनेट ओर के लिए करा जा रहा है और ये सल्फाइड ओर के लिए करा जा रहा है, स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। एट द एंड हमारे जिंक चाहे सल्फाइड हो चाहे जिंक कार्बोनेट हो, किस फॉर्म में आ गए, ऑक्साइड के फॉर्म में आ गए। बोलो कोई दिक्कत। अब हम कार्बन साहब से कहेंगे कि भाई इन्हें रिड्यूस करिए, रिड्यूस मतलब इसकी ऑक्सीजन को लेके भाग जाओ, तो हमें जिंक मिल जाएगा। नहीं समझे, आप देख लेते हैं क्या होगा। यही बात यहां लिखी,
द मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आर कन्वर्टेड टू फ्री मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या कैल्शियम। चाहे कार्बन का यूज कर लो, चाहे एल्यूमिनियम का यूज कर लो, चाहे सोडियम का यूज कर लो या कैल्शियम का यूज कर लो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट आपको रिडक्शन पता ही है, ऑक्सीजन को चुरा ले जाना रिडक्शन हो गया, या इलेक्ट्रॉन को दे देना रिडक्शन हो गया। नहीं समझे बात को? बस आ जाओ रिडक्शन करा देते हैं, बहुत ही इजी था। अभी हमने जिंक ऑक्साइड बनाया था, अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराओ। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने कार्बन के साथ में जिंक ऑक्साइड को मिला दिया। कार्बन क्या है? कोक की फॉर्म में लिया है हमने, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक लिया है, उसको हीट कर दिया, और जब हीट करा तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई और जिंक अलग रह गया। बोलो कोई दिक्कत? ये जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग चली गई, कोई दिक्कत इसमें जरा सी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बाकी भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा? मैग्नीज, वो एल्यूमिनियम से होगा, अभी वही बताएंगे। अब आयरन मेटल जो होता है, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इट्स ऑक्साइड हेमेटाइट। अभी हमने आपको सारे के सारे ओर्स याद कराए थे। हेमेटाइट बाय रिड्यूसिंग कार्बन, टिन एंड लेड मेटल आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद carbon. Even the less reactive metals, copper is extracted by the reduction of oxide with carbon. याद रखिए भाई साहब इन बातों को, इन बातों को याद रखेंगे। क्या हमने कह दिया? हमने कहा चाहे हेमेटाइट हो, चाहे आपका टिन हो, चाहे लेड हो, या कॉपर तक हो, बहुत ज्यादा लो में चले गए, कॉपर तक और कार्बन से रिडक्शन के थ्रू निकाल दिया। लेकिन एक भाई साहब बड़े सख्त थे, सख्त लौंडा। कौन है वो? मैग्नीज। कह रहा साहब मैं तो ऊपर बैठा हूं, मैं जिंक से ज्यादा हूं और मेरे ऊपर है एल्यूमिनियम। तो ये कहेगा साहब मैं तुम्हें रिड्यूस करा दूंगा, तुम काहे परेशान? तुम्हें रिड्यूस कराने के लिए मैं आ जाऊंगा, एल्यूमिनियम आएगा। आइए देखिए मैग्नीज ऑक्साइड। ये मैग्नीज ऑक्साइड जो था, इसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है। तो मैग्नीज मेटल जो होता है वो इस गर्मी से पिघल जाता है, पिघला हुआ मिलेगा आपको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बन गया, एल्यूमिनियम ने इसे रिड्यूस भी कर दिया, तो मैग्नीज, लेकिन हीट बहुत निकली इस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई साहब अगर आप एक चीज देखो गौर से, एल्यूमिनियम ने इसको क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया, साथ ही साथ क्या करा? रिडक्शन भी कर दिया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो एग्जांपल है ही है, एज वेल एज ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। भाई साहब इस पॉइंट को समझे? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो यहां हो ही रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो अगर कभी आपके बोर्ड्स में आ जाए कि भाई साहब ये किसका एग्जांपल है, तो आप बता लोगे, इजीली बता लोगे कि भाई एल्यूमिनियम यहां से कूद के आ गया, उसने ऑक्सीजन को लेके भाग फरार हो गया और ये मैग्नीज बचा रह गया, मुंह फुलाए बैठा है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पिघल गया, सख्त लौंडा भी पिघल गया। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि साहब ये सब बातें हमें आ गई हैं, अब आगे बढ़ो, आप ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहीं पे एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया एग्जांपल सेट कर देते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट वेल्डिंग अभी आएगा। आप क्या करते हो, जब कभी हमारे रेलवे ट्रैक्स की बात आती है, तो जो रेलवे ट्रैक्स है ना, इसमें बीच में क्रैक आ जाते हैं। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो क्रैक है उनको कैसे फिलअप किया जाएगा? रेलवे ट्रैक्स के क्रैक को फिल करने के लिए यही रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम के साथ में आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो। तो आयरन ऑक्साइड ले लिया और एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया, रिएक्शन करा दी। क्योंकि आपको पता है बहुत गर्मी पैदा करता है ये, और इस गर्मी में तो अच्छे अच्छे पिघल जाएंगे। तो आयरन भाई साहब क्या हुए, यहां में पिघल गया। वैसे तो सच लौटा था, लेकिन ये आयरन पिघल गया और यहां एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। यहां देख लीजिए, आयरन थर्ड ऑक्साइड से क्या हुआ, एल्यूमिनियम पाउडर ने रिएक्ट करा, तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, डिस्प्लेस करा इस ऑक्सीजन को, अपने साथ में ले गया, आयरन फ्री स्टेट में आ गया और ये आयरन जो था मॉल्टन स्टेट में आ गया, क्योंकि ये हीट बहुत ज्यादा थी। इस रिएक्शन कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग। इसे क्या कहते हैं? थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं।
कहीं लिखा होगा, मिला? थर्माइट वेल्डिंग कहाँ लिखा है? अरे दिखा दो भैया कहाँ, ये लिखा, ठीक है, क्या आपका लिखा हुआ है एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट वेल्डिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो द मॉडर्न आयरन इज देन poured between the broken iron pieces to weld them। कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ में आ गया पूरी तरह से। यहां तक बात हो गई मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की। अब कौन से आए? अब तीसरे वाले आते हैं, सबसे कम रिएक्टिव। भाई साहब रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी थी ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और इसके आगे नीचे चलते चले आ रहे हैं। मैग्नीज आ गया, जिंक आ गया, फिर आपका और नीचे चलते चले आए, फिर यहाँ लेड आ गया, ठीक, और उसके नीचे आए हाइड्रोजन, और उसके नीचे आ गया कॉपर, ठीक है, उसके भी नीचे आ जाओ, और नीचे आते चले जाते हैं। तो जब हम और नीचे आते हैं तो हमें यहाँ 3 और एलिमेंट मिलते हैं, Ag, Au और Hg। लेड Pt प्लैटिनम भी मिलता है, Ag सिल्वर मिला, Au गोल्ड मिला, और मरकरी मिला। ये बेचारे बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल मरे हुए। ये अपने नेटिव स्टेट में मिलेंगे, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम भी ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, सबसे पहले मरकरी का एक्सट्रैक्शन क्या होगा? देखिए मरकरी इज लेस रिएक्टिव मेटल व्हिच इज क्वाइट लो एक्टिविटी सीरीज। मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर। सीधा इसके सल्फाइड और को गर्म करो, मिल गया। सिर्फ सल्फाइड और को गर्म करने पे ही मिल जाएगा। तो मरकरी मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इसके जो इसका सल्फाइड है वो कौन है? सिनेबार इसका सल्फाइड होता है HgS, व्हिच इज एक्चुअली मरकरी सेकंड सल्फाइड। स्टेप्स देख लीजिए, कंसंट्रेटेड मरकरी सल्फाइड्स को क्या करते हैं? रोस्ट कर देते हैं। सल्फाइड है, सल्फाइड की तो रोस्टिंग करेंगे तभी तो ऑक्साइड में आएगा। सल्फाइड की जब रोस्टिंग करेंगे तभी तो ऑक्साइड में आएगा। और फिर जब ऑक्साइड में आ गया, देखिए रोस्टिंग कर दी हमने, सल्फाइड की रोस्टिंग करी और ये ऑक्साइड में आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, अब ऑक्साइड को भाई साहब क्या करो? सीधा गर्म कर दो, ठीक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर से गर्म कर दिया, ऑक्सीजन अलग निकल गई, मरकरी मेटल आ गया। कोई दिक्कत? मरकरी का एक्सट्रैक्शन भी समझ में आ गया, मरकरी कैसे निकालेंगे। इसके बाद आ जाओ कॉपर का। अब ये याद करना मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या है, ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद कर लेना। कह रहा है here mercury metal has been produced by the production of mercury second oxide by heating alone. Please note that the mercury second sulfide is also called mercuric sulfide. सिनेबार को हम mercuric sulfide भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, कॉपर के ऊपर आता है। देखिए भाई कॉपर कैसे निकलेंगे। कॉपर भाई साहब बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, या तो अभी उधर कार्बन से भी ये कर सकते थे, कॉपर के ऑक्साइड भी कार्बन के साथ में रिएक्शन कर सकते थे, रिडक्शन कर सकते थे, लेकिन अगर ये दूसरी तरह से मिले तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कॉपर इज लेस रिएक्टिव व्हिच इज क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग सल्फाइड ओर्स। देख लीजिए सल्फाइड को सबसे पहले क्या करेंगे? सल्फाइड को रोस्ट करेंगे। सबसे बढ़िया काम है, आजकल यूट्यूबर्स यही करते हैं, रोस्ट। तो सल्फाइड को सबसे पहले आपने क्या कर दिया? भून लिया पकड़ के, और भूना तो क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्साइड बन गया उसको सीधा गर्म कर दो, और गर्म करेंगे तो कॉपर आ गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ में मिला के गर्म करा है, और कॉपर अलग आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग आ गया। क्लियर है बात या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक chromium, manganese, zinc, iron, tin and lead etc. which occur in the middle of reactivity series cannot be reduced by heating alone. इनको खाली गर्म करके नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? They need reducing agent such as carbon, aluminium from their reduction to matter.
दिस इज ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड, पीछे हम लोग कर चुके हैं, कर लिया है ना, जिंक का करा था, आयरन का करा था, टिन का कर लिया, ये सब कर चुके। अब आगे आते हैं, यहां तक हमने दूसरे स्टेप को फॉलो कर लिया। देखिए अब तक हम जो पढ़ते चले आए, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो क्या था, हमने कहा, शुरुआत से देख लीजिएगा एक बार, हमने कहा कि मेटल्स जो हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो मिनरल होंगे या वो ओर होंगे। मिनरल होंगे तो भाई साहब उससे कम लागत में नहीं निकल सकता, लेकिन ओर है तो सस्ते में हम उससे ज्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। ओर्स हमने बताए, ओर्स कई तरीके के हो सकते हैं, या तो आपके क्लोराइड हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, इस तरीके के आपके ओर्स हो सकते हैं। अब हमने मेटल्स को उठा के एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने उसको रिएक्टिविटी सीरीज में डालने से पहले 3 स्टेप की बात करी। पहला स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले हमने उसको इनरिचमेंट किया, कंसंट्रेशन बढ़ाई उसकी। दूसरा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, ये काम अभी हम इतनी देर से कर रहे थे। और तीसरा काम अब आएगा रिफाइनिंग का। सबसे पहले कंसंट्रेशन करने के लिए हमने 3 मेथड की बात करी थी, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ये 3 मेथड थे, उसमें चीड़ का तेल मिला देते थे, उसे गर्म कर देते, सल्फाइड और ऊपर ऊपर फेने के साथ में फेन प्लवन विधि, यानी फोर्थ फ्लोटेशन, फ्लोट करेंगे। कंसंट्रेशन में हमने पूरी बातें कर ली थी, जो कुछ गंदगी बचती थी उसे गैंग कह देते थे। रिवाइज करा रहे हैं 2 मिनट में सब रिवाइज। अब आपने कहा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। अब मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आपने कहा रिएक्टिविटी सीरीज हमें पढ़ना पड़ेगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने जान ली, फिर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। लेकिन इसमें 2-3 बातें हमारी जो मिस थी वो हमने कह दिया, भाई मैग्नीज जो होती है वो एल्यूमिनियम से रिडक्शन के थ्रू मिलेगी, और जिंक और इसके नीचे वाले जो है ये कार्बन से रिडक्शन के थ्रू मिल जाएंगे, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से। इसके बाद हमने कहा कि साहब अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड, पहले रोस्टिंग कर देंगे और फिर इसे गर्म कर देंगे, ऑक्साइड्स को डायरेक्ट हीट करके निकाल लेंगे। फिर कहा कुछ नेटिव स्टेट में मिलते हैं, सारी इन सब तरीकों से। तो यहां पे हमने कहा कि सल्फाइड और ऑक्साइड इनके क्लोराइड्स थे और ऑक्साइड थे मोल्टन स्टेट में। एल्यूमिनियम भाई साहब जो थे वो अपने ऑक्साइड्स, मोल्टन स्टेट के ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलते थे, बाकी ऊपर वाले सब क्लोराइड्स की फॉर्म में थे तो उनकी इलेक्ट्रोलिसिस से मिल जाते थे। मैग्नीज भाई साहब को हम कैसे लाए, ऑक्साइड था मैग्नीज ऑक्साइड, उसको एल्युमिनियम से रिड्यूस करा दिया, बहुत ज्यादा हीट निकली, पिघला हुआ मैग्नीज आ गया। पिघला हुआ मैग्नीज आ गया तो क्या हुआ, इसी का हमने फायदा उठाया, आयरन ऑक्साइड का करा देंगे तो थर्माइट वेल्डिंग हो गई। कार्बन ने फिर इन सबको कोक की फॉर्म में रिड्यूस कर डाला। अब बात आती है कि भाई ये अगर सल्फाइड है, मॉडरेटली बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे हम, तब इनके सीधे सीधे सल्फाइड्स को गर्म करेंगे और इतना गर्म कर देंगे कि वो सीधा मेटल में बदल जाए। ठीक, यहां तक। और ये तो नेचुरल स्टेट में मिलते ही हैं, फाउंड ही होते हैं फ्री स्टेट में। यहां तक बात हो गई थी, यानी कि हमने 2 स्टेप पूरे कवर कर लिए। अब तीसरा स्टेप जो था वो क्या था, प्योरिफिकेशन। अब तीसरा स्टेप क्या आएगा हमारा, प्योरिफिकेशन का आएगा। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, सब कुछ समझ में आ गया। देखिए इन सबसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, हमने जो बातें करी हैं, और यहां से कुछ बैलेंस करने के लिए भी आपको दे सकते हैं कि भाई इसको बैलेंस करो, इसकी इसके साथ में रिएक्शन हो रही तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आखिरी टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि रिफाइन कैसे करेंगे, जो मेटल बन गया है उसको प्योर फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे। और इसके लिए हम 2-4 बातें आपको यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्योरीफाई, इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करना है तो हम उस प्रोसेस को क्या कह देंगे, रिफाइनिंग कह देंगे। और डिफरेंट रिफाइनिंग मेथड्स हमारे पास हैं, जिसमें मोस्ट यूजफुल कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मींस रिफाइनिंग ऑफ बाय इलेक्ट्रोलिसिस, वही करंट डाल के हम रिफाइनिंग करेंगे।
मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, इसमें किससे किससे कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको हम इलेक्ट्रोलिटिकली डिफाइन करेंगे और यहां कॉपर के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास तीन चीजें हम करेंगे। सबसे पहला काम देखिए, आपने कहा अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। सबसे पहला काम आपने क्या करा, एक थिक ब्लॉक ले लिया इम्प्योर मेटल का, जिसे आपने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एनोड बना दिया। क्लियर? फिर आपने क्या करा, एक थिन स्ट्रिक्टली प्योर मेटल की, जिसे हमने कैथोड बना दिया, प्योर कॉपर कैथोड बना दिया, और इसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स मिलाए, टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहां पे सॉल्ट मिला दिए एज इलेक्ट्रोलाइट्स, और इन सॉल्ट को क्या कर दिया हमने, एसिडिफाइड कर दिया। एसिडिफाइड का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया। एसिडिफाई करने का मतलब क्या हुआ, एसिड, H2SO4 थोड़ा सा मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं समझे? इसलिए मिलाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी तेजी से पास हो, एसिडिफाई कर दिया। अब देखिए हम यहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे प्योर कॉपर को। आपको यहां पे एक पतली सी प्योर कॉपर की स्ट्रिप दिख रही है, जो किस फॉर्म में है, कैथोड की फॉर्म में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां पे आपको इम्प्योर मिल रहा है कॉपर एनोड की फॉर्म में, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं कॉपर सल्फेट के। किसके मिले हुए, कॉपर सल्फेट। ठीक, आइए जरा यहां पे देख लेते हैं। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, हमने जो बीच में लिया हुआ है वो क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या करेंगे, जैसे ही इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट होते ही यहां पे देखिए, हम इसको सिनेरियो को अलग बोर्ड पे बना देते हैं। आपने कहा कि साहब ये जो पूरा मटेरियल है, इस मटेरियल में क्या है भरा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एसिडिफाइड मतलब H2SO4 मिला हुआ है थोड़ा सा। यहां हमने इम्प्योर ब्लॉक लिया है, इम्प्योर ब्लॉक को हमने क्या कर दिया है, हमने इम्प्योर ब्लॉक पूरा ही ले लिया है, और इस इम्प्योर ब्लॉक को हमने एज एनोड लिया, और जो यहां हमने लिया है प्योर ब्लॉक, एक प्योर ब्लॉक लिया है, इसको हमने क्या किया, बहुत पतली स्ट्रिप ली है, प्योर ब्लॉक, और इसको हमने क्या कर लिया है, एज कैथोड ले लिया। ठीक, अब हमने इसे कनेक्ट कर लिया बैटरी से। ठीक है, पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है बैटरी में, इस तरह से कनेक्ट। ठीक है, जब इसमें करंट निकलेगी, देखिए यहां से क्या होगा, जो कॉपर, जो यहां से सॉल्यूशन का कॉपर, वो जैसे ही यहां से करंट पास होगी, ये कॉपर इसके पास जाएगा सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन किसका है, CuSO4 का है, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, Cu पॉजिटिव हो गया, SO4 नेगेटिव की फॉर्म में आ गया, ये Cu इसमें चला गया। और जब यहां Cu की कमी होगी तो इम्प्योर मेटल से कॉपर इधर फिलअप हो जाएगा, इम्प्योर मेटल से। ठीक, इस तरह से धीरे धीरे सॉल्यूशन का कॉपर इसमें जुड़ता जाएगा, और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। भाई जैसे जैसे कॉपर इसमें जुड़ता जाएगा, प्योर वाला कॉपर इधर जुड़ रहा है, तो ये मोटा होता चला जा रहा है, और ये वाला पतला होता चला जा रहा है, और इसकी जो गंदगी होगी, वो गंदगी क्या होगी, वो डस्ट की फॉर्म में यहां नीचे आके इकट्ठा होने लगेगी। भाई जब यहां से कॉपर जा रहा है तो गंदगी छोड़ता हुआ जा रहा है, वो गंदगी यहां नीचे इकट्ठा होने लगेगी। इसे क्या कहते हैं, एनोड मड। मड मतलब कचरा है, ठीक है, एनोड मड। कोई दिक्कत इसमें? और इस तरह से थोड़ी देर बाद ये सारा कॉपर प्योर फॉर्म में यहां चिपक जाएगा, गंदगी यहां नीचे आ जाएगी, और ये पतला होता चला जाएगा। नहीं समझे बात? रिफाइन हो गया, रिफाइन। आइए देखिए जरा इसको, यही बात तो यहां दी हुई है पूरी।
देखिए सर, the apparatus used for electrolytic refining of copper has been shown in the figure. The apparatus consists of electrolytic tank है आपका, acidified copper sulfate solution है. Copper sulfate solution is acidified with dilute sulfuric acid. The thick block of impure copper metal is anode. Impure copper metal का anode. Thin क्या होगा? Thin copper का बनाया हुआ है cathode. ठीक है, फिर क्या किया? By on passing electrolytic current, impure copper from the anode dissolve. देखिए, impure copper anode से dissolve हो जाएगा, ठीक है, and goes into copper sulfate solution. The pure copper from the copper sulfate solution deposit on cathode. और इधर से ये इसमें देखिए डिपॉजिट होता हुआ दिखाया जा रहा है. समझ में आई बात या नहीं? तो ये इसमें उधर डिपॉजिट होता चला जाएगा. Thus pure copper metal is produced on cathode. The soluble impurities goes into the solution, whereas insoluble impurities collect below the anode as anode mud. नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? खत्म हुआ किस्सा. अब यहाँ पे पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि साहब देखिए कॉपर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है यहाँ पे, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कॉपर की फॉर्म में आ जाएगा. ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, कॉपर की फॉर्म में आ जाएगा. वही सारी बातें इन्होंने लिख दी है. कोई दिक्कत है इसमें? और इस what happens to be metallic impurities present in the impure copper which is being refined. The metallic impurities present in impure metal can either be more reactive or less reactive. Now more reactive metals like iron present in impure copper passes into electrolytic solution and remain there. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही पड़ा रहेगा, बाकी हम वहां से निकाल ले जाएंगे. गोल्ड एंड सिल्वर मेटल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड. अगर गोल्ड सिल्वर है तो उनको हम रिकवर कर लेंगे. अब हम एक समरी देते हैं, ठीक है. दस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल सर्व फॉर टू पर्पस. पहला क्या हो गया? पहला तो क्या यहाँ पे दो पर्पस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है. इट रिफाइंस मेटल, ठीक है, और इट एनेबल्स रिकवर अदर वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. अगर वो भी मिला हुआ था तो एनोड मड में वो पड़ा होएगा, उसको वहां से रिकवर करेंगे. अब हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं. भाई साहब जो अब तक हम लोगों ने इतना देर चीखे चिल्लाए, इसकी समरी क्या होगी? हमने क्या करा, समरी जरा देखते हैं, ठीक है. पूरी समरी को हम एक साथ एक वीडियो में पूरा देख लेते हैं. समरी में हमने क्या करा? हमने कहा हमारे पास ओर्स होते हैं. सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं, और कंसंट्रेशन करने के बाद ये देखते हैं कि ओर्स को तीन कैटेगरी में बांट दिया. एक जो ज्यादा रिएक्टिव थे, एक मॉडरेटली रिएक्टिव थे, एक बहुत कम रिएक्टिव थे. जो ज्यादा रिएक्टिव थे उनके क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स को डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया. जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे उनके कार्बोनेट और सल्फाइड्स को कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए, रोस्टिंग सल्फाइड के लिए करके उन्हें हम ऑक्साइड मिलाते हैं, और फिर उनका रिडक्शन कराते हैं या तो कार्बन से या एल्यूमिनियम से. और रिडक्शन के बाद इम्प्योर मेटल निकलता है और फिर रिफाइनिंग करा देते हैं तो प्योर मेटल आ जाता है. अब जो प्योर हैं, बिल्कुल प्योर हैं, क्योंकि मोर लीस्ट रिएक्टिव है. जब लीस्ट रिएक्टिव है तो सल्फाइड ओर की इम्प्योर मेटल, और इम्प्योर मेटल से डायरेक्ट रिफाइनिंग करा देंगे और ये हमें मिल जाएगा प्योर मेटल. ये हमारी समरी है किसकी? मेटलर्जी की. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई पूरी? याद हो गया? ठीक. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. देखिए अब यहाँ पे कुछ सैंपल प्रॉब्लम सब तो आप खुद ही कर लोगे. और गिवन टू कार्बन डाइऑक्साइड हटा नहीं करते, कर लेना अपने आप. अब बात करते हैं कोरोजन की. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन आपको पता है भाई, जंग लगना कोरोजन है, संक्षारण जिसे बोलते हैं, ठीक है. द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बोनेट. Yeah, the eating up of metal by the action of air, moisture, chemicals such as acid on their surface called corrosion. सीधा सीधा आपको यहाँ दिख रहा है, जंग लग रही है, धीरे धीरे ये पपड़ी बन बन के छुटती रहेगी. आप कहीं अगर अचार के जो है डिब्बा, अगर कोई टीन के डिब्बे में अचार रख दो तो वो टीन का डिब्बा धीरे धीरे खाता चला जाएगा. क्या हो रहा है? सब कोरोजन हो रहा है. ठीक. अब कोरोजन से बचने के तरीके क्या क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. अगर आयरन के कोरोजन होगा तो उसे रस्टिंग कहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है?
अगर रस्टिंग ऑफ आयरन है तो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड टू द रेड ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रस्ट में बदल जाएगा, इसे हम रस्टिंग कह देते हैं। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। देखिए ये होता है, ठीक है। रस्ट क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। कंडीशंस यहां पे लिखी हुई है रस्ट की, आप देख लीजिएगा। ये प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए। यहां एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है रस्टिंग का पूरा, हम नहीं इसे डिस्कस करेंगे, आप अपने आप इसे एक बार पढ़िएगा, अगर ना समझ में आता है तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे रस्टिंग का। देखिए यहाँ पे क्या करा गया, नेल डाली गई आयरन की, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे वही कंडीशंस बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दो कंडीशन है ना कि पानी चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। यहां क्या करा आपने, नो रस्टिंग। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ आयरन नेल रखी है और ड्राई एयर है जिसमें वाटर है ही नहीं। जब वाटर नहीं है तो क्या इस कील में जंग लगेगी? नहीं लगेगी। दूसरा यहाँ पे क्या कर दिया है, नेल रख दिया है, बॉइल्ड वाटर रख दिया है। अब बॉइल्ड वाटर होगा तो मिनरल है नहीं, ठीक है। जब खाली पानी पानी है तो हवा है होगी नहीं, बॉइल है ना। जब हवा नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्या जंग लगेगी? नहीं लगेगी। और यहाँ डैम्प एयर भी है और आयरन नेल भी है और अनबॉइल्ड वाटर है, तो हवा पानी सब कुछ लगता रहेगा। लग गई सर? हो गया तो जंग लगने के लिए दो चीजें जरूरी है, इन्होंने बता दिया एक्सपेरिमेंट में। पहला क्या, हवा, और दूसरा हवा पानी। सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग से कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, बचाव कैसे? रस्टिंग से बचने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग बाय पेंटिंग। आप क्या करोगे, पेंट करो, पुताई कर दो। इसीलिए दरवाजों के ऊपर पुताई करते रहते हैं हम लोग टाइम टू टाइम। लोहे के अगर दरवाजे हैं तो उस पर हम पुताई इसीलिए करते हैं कि जंग से बच जाए। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस या ऑयल। तेल या ग्रीस लगाते हैं, इसीलिए साइकिल वगैरह में हम ग्रीस या ऑयल लगाते रहते हैं। अपने पहियों में भी बीच बीच में हम ऑयल और ग्रीस कर देते हैं, इसीलिए ताकि उसमें जंग ना पकड़े। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये देखिए दिखा रहा है, पेंट लगा रहा है बेचारा, पहियों में ग्रीस डाल रहा है। ये भाई साहब क्या कर रहा है, जिंक की प्लेटिंग कर रहा है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इस प्रोसेस को आप जरा देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस कभी कभी पूछ लेते हैं। बहुत सिंपल, कुछ नहीं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। आपने कहा ये आयरन ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर पतली चादर चढ़ा दी गई, किसकी, जिंक की। हम लोग सस्ती वाली मार्केट में टोटी लेने जाते हैं कि साहब भाई पानी की टंकी में टोटी लगाना है, और वो जो टैप है सस्ती वाली दे दो भैया, स्टील वाली, और वो लेके आते हैं स्टील वाली टैप, सस्ती वाली, और कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाती। कैसा, हम स्टील की लाए थे फिर भी जंग लग गई। आयरन में लगती, स्टील पे लग रही। होता क्या, वो आयरन की टोटी होती है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की चादर चढ़ा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन, समझ में आई बात या नहीं? और सस्ती करके बेच देते हैं। तो इसे क्या कह दिया हमने, गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग आयरन ऑब्जेक्ट ऑन मोल्टन जिंक। पिघली हुई जिंक थी, उसमें हमने आयरन ऑब्जेक्ट को डाल दिया और निकाल लिया, और उसके ऊपर बढ़िया से कोट चढ़ गया। ठीक, ये आपको दिख रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग कर दो या क्रोमियम प्लेटिंग कर दो तो भी ये बच जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। आप क्या करो, इसको स्टेनलेस स्टील में बदल दो। जब ये स्टेनलेस स्टील में बदल जाएगी तो जंग नहीं लगती है। आपने देखा होगा यूटेंसिल्स हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगती, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, इसलिए नहीं लगती। अब आते हैं कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कोरोजन की बात करें तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एक्सपोजर ऑफ मॉइस्ट एयर, द एल्यूमिनियम वेसल लूजेस शाइन वेरी सून आफ्टर यूज। एल्यूमिनियम आपने जो है यूज किया और उसके ऊपर डलनेस आ जाती है, तो वही चीज है, डलनेस क्यों आ रही है, उसकी क्या हो रही है, रस्टिंग हो जा रही है। ठीक, ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है उसकी, ठीक, कोरोजन हो रहा है। A thin aluminium oxide layer formed on the surface of aluminium object protects them further corrosion. Thus,
A common metal which is highly resistant to corrosion is aluminium. एल्यूमिनियम जो है वो एक कॉमन मेटल है जो हाईली क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है, किससे, कोरोजन से। ठीक, आगे आते हैं। यहां आपको दिख रहा है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या होता है, ब्लू कलर आ जाता है, वो ग्रीन कलर आ गया, ये देखिए, ठीक है। कॉपर मेटल कोरोड्स इन एयर टू फॉर्म ग्रीन सब्सटेंस। कोरोजन हो रहा है और क्या हो रहा है, ग्रीन सब्सटेंस आ रहा है। ऑक्साइड इसका क्या है, ग्रीन हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया, ठीक। कोरोजन ऑफ सिल्वर, आप चांदी के सिक्के आप लेके आते हो, जब चांदी के सिक्के लेके आते हो तो क्या होता है, वो भी काले पड़ जाते हैं। क्यों काले पड़ रहे हैं, ऑक्साइड हो रही, उसके ऊपर ऑक्साइड आ जाती है। तो ये सब कोरोजन के एग्जांपल हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, उम्मीद कर रहे हैं। केस ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम, सिंस गोल्ड डज नॉट कोरोड, देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स लुक वेरी न्यू एवरी इवन आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ यूज। कई साल तक आप यूज करोगे फिर भी आपको वो चौंकते हैं। गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज बिकॉज ऑफ बीइंग शाइनी सरफेस एंड हाई रेजिस्टेंस ऑफ टू कोरोजन। Platinum is another metal which is highly resistant to corrosion. Platinum also dissolve only in aqua regia. Platinum जो सिर्फ aqua regia में ही dissolve होगा। aqua regia बताएगा कोई? aqua regia बताएगा। aqua regia क्या होता है? हाँ, NO3 और HCl का मिश्रण होता है। 3:1 का रेशियो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, aqua regia, अम्ल, जिसमें कोई भी चीज गलाई जा सकती है। प्लेटिनम इज व्हाइट मेटल विच इज सिल्वरी शाइन, और प्लेटिनम इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज बिकॉज ऑफ द ब्राइट सरफेस एंड हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन दे दिए हैं। इसके बाद एलॉयज की बात कर लेते हैं। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय भी जल्दी जल्दी देख लो, खत्म करते हैं। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। दो मेटल्स को मिला दीजिए और मेटल्स को मिला के जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, एलॉय कह देते हैं। इस एलॉय की खासियत क्या है, इंडिविजुअल आपने एक मेटल लिया, दूसरा मेटल लिया, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एलॉय की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। वो इससे और इससे दोनों से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, ठीक है।